केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक भावना है और उस तक पहुंचने का रास्ता सोनप्रयाग से शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपको अपने केदारनाथ यात्रा के उस हिस्से का अनुभव दिखाने जा रहा हूं जो सबसे कठिन लेकिन सबसे यादगार था। ट्रैक के रास्ते, थकान, बर्फीली हवा और भक्तों का जज्बा, सब कुछ इस वीडियो में है। अगर आप भी ये पवित्र यात्रा करना चाहते हैं तो ये कहानी आपको तैयारी में मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक के अपने एक्सपीरियंस को इस वीडियो में शेयर किया है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आप होटल्स लें, क्या रेंज रहेगा होटल्स का, खाने की वहां पर क्या क्या व्यवस्था है, साथ ही आप ट्रैकिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि आपको मेडिकल एड कहाँ पे मिलेगी, पोनी कहाँ पे मिलेगी, क्या रेट्स हैं उसके, इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया है। इस वीडियो को मैंने बेसिकली 9 पॉइंट्स में पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं अपने पहले पॉइंट पे आता हूँ कि जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो देखिए कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप पहुंचेंगे सोनप्रयाग तो एक फायदा है कि आपको होटल्स जो हैं अच्छे रेट पे और आसानी से मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग गए थे तो हम लोग पहुंचे थे दोपहर में 3 बजे सोनप्रयाग। जब 3 बजे सोनप्रयाग पहुंचे थे उस समय बहुत भीड़ थी और केदारनाथ वाले रास्ते में आगे लैंडस्लाइड हो गया था तो यात्रा रोक दी गई थी। तो सोनप्रयाग में एक्स्ट्रा भीड़ हो गई थी, एक दिन पहले वालों की भी थी और हम लोग पहुंचे तो और हो गई थी। तो होटल्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, मारा मारी थी होटल्स के लिए। बड़ी मुश्किल में 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे मशक्कत के बाद एक होटल मिला। 2 लोग थे हम लोग, तो हम लोगों को वो 2500 या 2600 रुपए के आसपास वो होटल मिला था। ठीक था होटल, नॉर्मल होटल मिलेगा आपको वहां पर। कुछ भी ऐसा लग्जरी वगैरह नहीं है। लग्जरी करवाना है तो आप पहले से ही बुक करवाइए, कुछ होटल्स अच्छे हैं वहां पे। ऑन स्पॉट आपको नॉर्मल होटल्स महंगे रेट्स पे भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस समय ओवर क्राउडेड है कि लेस क्राउडेड है। जल्दी पहुंचेंगे मॉर्निंग में तो हो सकता है कि आपको उचित रेट्स पे सही होटल मिल जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, खाने की बात करते हैं। वहां पे खाना आपको नॉर्मल खाना मिलेगा, वही दाल रोटी सब्जी चावल यही सब मिलता है। थाली बेस में मिलता है कि 120 से 130 रुपए की थाली रहती है और वही ज्यादा सब लोग ज्यादातर वही वही प्रेफर करते हैं वहां पे। तो वो ठीक है वहाँ के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी हाइट पे है सोनप्रयाग। तो सामान ले जाने और आने में वो दिक्कत वाली बात है, इसलिए आपको नॉर्मल फूड ही मिलेगा वहाँ पे। तीसरी बात करते हैं कि जब आप सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की तरफ जाएंगे तो या तो आप ट्रैकिंग करेंगे या तो आप घोड़े से जाएंगे, तो आप कम सामान ले जाइए। ज़्यादा सामान जो आप कैरी कर रहे हो पूरा ना ले जाइए। तो उसके लिए वहाँ पर सोनप्रयाग में क्लॉक रूम बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना जो ज़्यादा सामान है, जो हैवी आइटम्स हैं, वो वहाँ पर स्टोर कर दीजिए और एक नॉर्मल सा बैग रखिए जिसमें आप अपना, जैसे केदारनाथ धाम जाएंगे तो एक दिन रुकने के लिए जो जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो चीज़ें उस बैग में रखिए। हल्का रखिए बैग को और वाटर बॉटल रखिए, स्नैक्स रखिए और उसको ही कैरी करिए। तो वहाँ पर क्लॉक रूम बने हैं सोनप्रयाग में, तो आप वहाँ पर सामान दे दीजिए। 50 रुपये पर डे के हिसाब से लगता है और 1 दिन या 2 दिन आप ऊपर रुकेंगे तो वो 100 150 रुपये में आपका सही रहेगा। आप लौट के आएंगे फिर आप ले लेंगे बैग। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी 2 पार्किंग बनी हुई हैं। लेकिन जब हम लोग गए थे उस समय क्या था सीन कि पूरी पार्किंग फुल थी, जो दोनों पार्किंग थी पूरी फुल थी और रोड में लंबा जाम लगा हुआ था। तो ये अपनी गाड़ी से जाना थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पर दिक्कत होती है कि कभी कभी पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर आपको रास्ते में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ सकती है, बहुत लंबा जाम लगता है। या फिर आपको पार्किंग में जाते जाते वहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि काफी 3 से 4 घंटा भी लग जाए। धीमे 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 गाड़ियां वहां से निकलती हैं और यहाँ से जाती है, जाम लगता है, छोटा पतला सा रास्ता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। जब आप सोनप्रयाग से यात्रा गौरीकुंड के लिए स्टार्ट करेंगे तो वहां तक जाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप पैदल ट्रैक करें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक, जो कि करीब 5 किलोमीटर है। दूसरा तरीका है, वहां पर शेयरिंग टैक्सी चलती है। आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, लेकिन शेयरिंग टैक्सी वहां पर चलती है और उसके लिए लाइन लगती है, बहुत लंबी लाइन, 1 1 घंटा लग जाता है उस लाइन में नंबर आते आते। तो दोनों तरीके ठीक है।
मेरी मानिएगा तो लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि वैसे भी पहुंचने में पैदल आपको 1 घंटा लगेगा। इससे अच्छा लाइन में लग लीजिए और आराम से टैक्सी लेके वहाँ गौरीकुंड तक पहुंच जाइए। ये एक सही तरीका है। तीसरी चीज, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करिए। जैसे हम लोगों ने यात्रा सोनप्रयाग से स्टार्ट करी थी सुबह 4 बजे, लेकिन हम लोग पैदल ही निकल गए थे सोनप्रयाग से गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से आगे। तो 6:30 बजे तक हम लोग गौरीकुंड पहुंच पाए थे। तो आप भी अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो गौरीकुंड पे पहुंचने के बाद, वहां पर दर्शन करने के बाद, फिर आप जब ट्रैकिंग करेंगे या घोड़े से जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी वहां पहुंचेंगे तो सही रहेगा। कहते हैं कि पार्वती जी ने वहां बहुत तपस्या की थी। साथ में वहां पर एक गर्म जल का कुंड है जिसको गौरी कुंड बोला जाता है, और लोग जो केदारनाथ ट्रैक करते हैं जनरली वहां पर स्नान करते हैं गर्म कुंड में, फिर केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो जब आप गौरीकुंड पहुंचेंगे तो वहां आपको, जब आप उस रास्ते पे जाएंगे तो काफी खूबसूरत आपको मंदाकिनी नदी का फ्लो दिखेगा वहां पे। साथ ही कुछ होटल्स भी आपको दिखेंगे। छोटी सी जगह है गौरीकुंड। अगर आप सोनप्रयाग में नहीं रुकना चाहते हैं, गौरीकुंड रुकना चाहते हैं, तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं, एक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर ओवर क्राउडेड हो जाता है, क्योंकि यही एक ऑन द वे एक जगह है जहाँ से होते हुए लोग जाते हैं, तो बहुत क्राउडेड हो जाता है यहाँ पे। तो आप क्या करिए कि आप गौरीकुंड तक आइए। पैदल ट्रैक करनी है तो पैदल निकलिए। यहाँ पर आपको पोनी, पालकी, सबके रेट्स और वहीं पे बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे घोड़े खच्चरों की लाइन लगी रहती है। पालकी वाले भी वहीं लगे रहते हैं। तो जो आपको करना है, जो आपके लिए सही ऑप्शन है, वो चूज करिए और वहीं से आगे बढ़ जाइए। देखिए, अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला पड़ाव आता है 2 से 3 किलोमीटर जब आप चल लेंगे पैदल। और जब वो रास्ते आप चलेंगे ना, तो आपको उस रास्ते में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगेगा, क्योंकि इतने घोड़े खच्चर भी चलते हैं और लोग भी चलते हैं। बहुत भीड़ हो जाती है गौरीकुंड, क्योंकि पड़ाव आ जाता है, इस वजह से बहुत भीड़ होती है। तो जब आप चलेंगे तो उस जगह बहुत ओवर क्राउडेड लगेगा, थोड़ी सी दिक्कत भी होती है चलने में। जंगल चट्टी आप पहुंचेंगे तो एक पॉइंट है जंगल चट्टी, जहाँ पर आपको कुछ स्टॉल देखने को मिलेगी, चाय वगैरह पी सकते हैं। जंगल चट्टी एक मेन पड़ाव। भीमबली भी एक वहां पर पॉइंट है जहाँ पर कई सारे ढाबे हैं, लोग रुकते हैं, चाय पीते हैं, आलू का पराठा खाते हैं, मैगी खाते हैं, सब स्टॉल बनी है वहाँ पे। तो आप भी अगर थक गए हो चलते चलते 4 से 5 किलोमीटर, तो वहाँ रुकिए, वहाँ पे कुछ खाइए पीजिए, चाय पीजिए, फिर आगे बढ़िए। थोड़ा रुकते हैं लोग यहाँ पे। जब आप भीमबली क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा स्पेस हो गया है, थोड़ा सा क्राउड जो है इधर उधर हो गया, क्योंकि जब गौरीकुंड से निकलते हैं तो जगह कम रहती है, तो बहुत क्राउड, ओवर क्राउडेड लगता है। लेकिन जब आप भीमबली से आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। रामबाड़ा जब आप पहुंचेंगे तब आपको बहुत खुला खुला दिखाई देगा, पूरा व्यू आने लगेगा, स्नो पीक्स का, सब जगह का व्यू आने लगेगा। मंदाकिनी नदी आपको दिखेगी बहती हुई रामबाड़ा में। और वहीं पर एक ब्रिज बना है जिसको आप क्रॉस करेंगे, फिर आप ऊपर स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग केदारनाथ धाम के लिए। तो रामबाड़ा एक मेन पॉइंट है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि रामबाड़ा तक तो जो स्लोप है, मतलब जो चढ़ाई है, वो ठीक है। आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से फिर भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक मानी जाएगी वो। लेकिन जैसे ही रामबाड़ा क्रॉस होता है, चढ़ाई ये मान के चलिए मेरे हिसाब से तो एकदम 25 डिग्री ऐसी हो जाती है। मतलब आप ऐसे चलेंगे एक बार, फिर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे, क्योंकि सांसें फूलने लगती हैं, चढ़ाई ज़्यादा है। इतना आप चल के आते हैं ऑलरेडी पहले, फिर वो चलने में दिक्कत होती है थोड़ा सा। इसलिए आप जब जब यात्रा स्टार्ट करें तो पहले से प्रिपेयर हो लें, अपनी बॉडी को फिट रख लें, पहले से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इतना चलने की। तो रामबाड़ा पहुंचेंगे, रामबाड़ा क्रॉस करेंगे, फिर आपको खूबसूरत नज़ारे मिलने लगेंगे चारों तरफ के, फिर आप चलते जाइए चलते जाइए। उसके बाद एक जगह आती है लिंचोली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, जहाँ पर आपको कुछ कैंप्स भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आगे उनसे नहीं चला जाता, तो वहाँ पर कुछ लोग रह भी लेते हैं। कैंप्स, छोटे छोटे कैंप्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। और वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह, तो आपको पूरे रास्ते में बीच बीच में स्टॉल्स मिलेंगी खाने पीने को, चाय का सब कुछ मिलेगा आपको। तब आप चलते जाएंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ग्लेशियर टाइप का आएगा, स्नोफील्ड कहना चाहिए उसे, ग्लेशियर नहीं कहना चाहिए। तो वो इतनी इतना इतना ऊंचे तक बर्फ आपको दिखेगी, 10-10 फुट तक बर्फ दिखेगी। काफी खूबसूरत वो नज़ारा लगता है। और जब वो आप दोनों तरफ बर्फ के बीच से आप निकलेंगे, फिर आप आगे पहुंचेंगे, तो जब ये सब क्रॉस करके आप आगे पहुंचेंगे, तो ये मान के चलिए कि अगर आप मॉर्निंग में 4 या 5 बजे यात्रा स्टार्ट करते हैं सोनप्रयाग से, तो आपको बेस कैंप तक पैदल ट्रैकिंग करने में, पहुंचने में 4 से 5 बज जाएंगे शाम के। घोड़े से जाएंगे, खच्चर से जाएंगे तो थोड़ा 1-2 घंटे पहले मान लीजिए। और नॉर्मल पैदल बाई फुट करेंगे तो फिर ट्रैकिंग करने में आपको 4 से 5 बजेगा। जब आप बेस कैंप पहुंचेंगे
बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर जो उसकी दूरी है वो करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। तो लोग क्या करते हैं, बेस कैंप में आपको होटल्स वगैरह, कैंप्स वगैरह मिल जाते हैं। तो हम लोग जब गए थे तो बेस कैंप में गवर्नमेंट का, जीएमवीएन का जो कैंप्स वगैरह है वो हम लोगों ने बुक कर रखे थे। तो सबसे पहले हम लोग कैंप में हम लोगों ने स्टे किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद सीधे मंदिर निकल गए हम लोग, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। और क्या नज़ारे थे वो नज़ारे तो आंखों से ओझल नहीं होते, क्योंकि इतना स्नोफॉल हुआ था, इतना स्नोफॉल हुआ था कि पूरा बर्फ से एकदम सफ़ेद चादर से ढक गया था। तो क्या खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। साथ ही साथ एक दिक्कत आती है, वो आती है जब बारिश स्टार्ट हो जाती है ट्रैकिंग के टाइम पे। तो फिर जब आप ऊपर पहुंचेंगे और पूरे आपके कपड़े गीले होंगे तो बहुत दिक्कत आती है। आप चाहे जितना रेनकोट पहन लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर बारिश कॉन्टिन्यूस हुई तो फिर आप पूरे भीग जाएंगे और ऊपर जाने पे बहुत दिक्कत होती है। इसलिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स कुछ रखिए, सॉक्स रखिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ, जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत होगी। कोशिश करिए कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ भी आप रखिए, क्योंकि कभी कभी शूज़ पूरे गीले हो जाते हैं ट्रैकिंग पे। फिर वहां पर जब आप जाएंगे ना तो फिर वही चीज़ दिक्कत देती है। अगर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ होंगे तो फिर आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, जब आप ये ट्रैक करेंगे तो इस ट्रैक को करने के, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कि आप बाई फुट कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, पोनी से कर सकते हैं, या फिर आप हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। तो पालकी, पोनी, ये सब तो आप ऑन स्पॉट ही बुक करेंगे और सीधे जाएंगे आगे। लेकिन जब अगर आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो वो आपको पहले ही बुक करना पड़ता है। इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लीजिए, वैसे इस समय स्पॉट पूरे फुल हैं। अब इसमें प्रॉज और कॉन समझिए क्या है। देखिए, हेलीकॉप्टर में क्या है कि हेलीकॉप्टर में फायदा तो बहुत है कि आप फाटा, गुप्तकाशी या सिरसी से निकले, सीधे केदारनाथ मंदिर गए, मात्र 15 से 20 मिनट में आप वहां पहुंच जाएंगे। दर्शन करे आपने, वापस आए, फिर आप आ गए वापस। तो बुजुर्ग लोगों को और जो चलने में असमर्थ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक इसमें समस्या ये है कि अगर मौसम खराब हुआ और राइड कैंसिल हुई तो फिर आपको नेक्स्ट डे की राइड नहीं मिलेगी, वो कैंसिल कर दी जाएगी, रिफंड आ जाता है आपके पास। तो ये इसका एक समस्या है, क्योंकि इतनी दूर आप जाएंगे, उसके बाद अगर मौसम गड़बड़ हुआ, जनरली वो हो जाता है गड़बड़ वहाँ पे, तो वो फिर लक पे डिपेंड करता है आपके कि गड़बड़ है कि सही है। फिर ये दिक्कत देता है, क्योंकि आप इतना दूर ट्रेवल करके जाएंगे, उसके बाद अगर राइड कैंसिल हुई हेलीकॉप्टर की तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको बहुत परेशानी होगी उस समय। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। घोड़े खच्चर से जाएंगे तो घोड़े खच्चर में क्या है कि मैंने वहां पर देखा है कि घोड़े खच्चर जब चलते हैं तो स्लिप करते हैं, क्योंकि कीचड़ वगैरह रहता है, वो भी स्लिप कर जाते हैं कभी कभी। तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है तो लगता है थोड़ा अजीब सा घोड़े खच्चर में बैठ के जाने में। पालकी का ऑप्शन भी ठीक है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं तो लोग पालकी से भी जाते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं, सब ट्रैकिंग के कुछ ऑप्शंस हैं। मैंने आपको प्रॉज और कॉन्स दोनों बता दिए इसके। मैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे आता हूँ कि आपको अपने साथ कैरी क्या करना है। देखिए, जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो अपने बैग में कुछ ड्राई फ्रूट्स रखिए, चॉकलेट्स रखिए, स्नैक्स रखिए, साथ ही साथ एक वाटर बॉटल जरूर रखिए। आपको वहां पर ठंड रहेगी तो आपको हो सकता है भले ही प्यास ना लगे, लेकिन आपको कुछ कुछ दूरी पर पानी पीना जरूरी है, क्योंकि आपको हाइड्रेटेड अपनी बॉडी को रखना जरूरी है। तो हर थोड़ी दूर में, हर आधा 1 किलोमीटर में रुकिए, पानी पीजिए, फिर आगे यात्रा स्टार्ट करिए। धीमे धीमे पेस में करिए, बॉडी रिलैक्स रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स रखिए ताकि आप उसको बीच बीच में खाते पीते रहें, कोई समस्या किसी तरीके की नहीं होगी। ट्रैकिंग करते समय या यात्रा करते समय पहाड़ों में ऑयली चीज़ें खाने से बचें। तो ये आप जरूर करिए, ये सब चीज़ें आप जरूर रखिए अपने बैग में। अब मैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, वहाँ का वेदर किसी भी समय चेंज हो सकता है। अभी धूप है, 10 मिनट बाद अचानक से बारिश होने लगे या स्नोफॉल होने लगे। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। सबसे पहली चीज़, आपको रेनकोट और अम्ब्रेला जरूर से जरूर कैरी करना है। भूलिएगा नहीं, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो दिक्कत होती है, जब बारिश स्टार्ट होती है तो बहुत भयंकर बारिश होती है। दूसरी चीज, आपको वूलन्स कपड़े जरूर रखने हैं, क्योंकि अचानक से वहां पर स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। अगर आप ऊपर हुए तो फिर आप फंस जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको बहुत ज्यादा महंगे दाम पे कपड़े खरीदने पड़ सकते हैं। तो वूलन कपड़े जरूर रखिए, रेनकोट जरूर रखिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज रखिए, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही साथ एक चीज और जान लीजिए, वहां पर रात का जो मौसम होता है बहुत ठंडा होता है। दिन में तो आप भले ही जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन रात में जबरदस्त ठंड होती है। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रखिए, पहले से ऑनलाइन सब बुकिंग करा के रखिए।
ताकि आपको रहने के लिए कुछ वहां पर मिले जगह। साथ ही मंथ वाइज बात कर लेते हैं तो देखिए मई जून में मौसम ठीक रहता है, लेकिन हाँ रात में बहुत ठंडा रहता है। ये मत सोचिएगा मई और जून का मंथ है तो वहां पर रात में नॉर्मल रहेगा, बहुत ज्यादा ठंड रहती है रात में। साथ ही जुलाई और अगस्त की बात करें तो रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड जगह जगह होती है ट्रैकिंग रूट पे। सितंबर अक्टूबर की बात करें तो बहुत ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। स्नोफॉल किसी भी टाइम हो जाता है, इवन दिन के टाइम भी स्नोफॉल किसी भी समय हो सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैं अपने 7th पॉइंट पे आता हूँ, एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यात्रा ये कर रहे हैं तो एक काम करिए, डायरेक्ट यात्रा करने से बचिए। डायरेक्ट आप सोनप्रयाग पहुंच गए, बीच बीच में रुक रुक के यात्रा करिए ताकि आपकी बॉडी जो है उस वेदर को, उस एटमॉस्फेयर को एक्लेमेटाइज कर सके। इसलिए आप कभी भी पहाड़ों पे इतनी हाइट पे यात्रा करें तो बीच में रुक रुक के ही यात्रा करें। डायरेक्ट आप यात्रा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा किया तो कुछ सिम्टम्स आपके साथ आपको फील हो सकते हैं, जैसे कि आपको हेडक हो सकता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं इसको। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, इन चीज़ों को ध्यान रखिए, बीच बीच में रुक रुक के यात्रा करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इस यात्रा को और अच्छे तरीके से आप इंजॉय भी कर पाएंगे जब आप बीच बीच में रुक रुक के यात्रा करेंगे। और जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो थोड़ा आराम, धीमे पेस में ट्रैकिंग करिए, बहुत जल्दबाजी में मत रहिए, आराम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ऊपर पहुंचेंगे और आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं अपने 8th पॉइंट पे आता हूँ कि जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो बेस कैंप में रुकने के क्या क्या इंतजाम है। देखिए वहां पर जैसे मैंने बताया GMVN के होटल्स हैं, कैंप्स हैं, ये गवर्नमेंट का बता रहा हूँ। साथ ही प्राइवेट होटल्स भी हैं वहाँ पे। प्राइवेट होटल्स के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं, 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपए तक भी लगते हैं वहाँ पे ऑन स्पॉट। रुकने को हो सकता है पूरा फुल रुकने को भी ना मिले, अगर डिपेंड करता है कितना क्राउडेड है वो। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर प्राइवेट कैंप्स भी हैं, प्राइवेट कैंप्स भी आपको 400 से 500 रुपए में आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो रुकने का आप ऑनलाइन पहले से ही बुक करके जाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं जा पा रहे हैं, आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर जब मॉर्निंग में जल्दी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो जल्दी आप पहुँचेंगे, तो 3-4 बजे तक, तो वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए रुकने का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, फैसिलिटीज़ आपको देखिए वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। तो वो क्योंकि टॉप का इलाका है, माउंटेन का टॉप है, तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, कई सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलेंगी वहाँ पर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको टॉयलेट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, सब मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, मोबाइल नेटवर्क की बात कर ले। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो मोबाइल नेटवर्क आते हैं। मेरा हम लोग जब गए थे तो मेरा फ़ोन जिससे मैं भी जियो का है, जियो का नेटवर्क आ रहे थे, कहीं कहीं कम आते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऊपर भी कम आ रहे थे, लेकिन आ रहे थे नेटवर्क। जब हम लोगों ने गोमुख का ट्रैक किया था तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आया, 3 दिनों तक बिल्कुल नेटवर्क नहीं आया था, लेकिन केदारनाथ यात्रा पर आ रहा था। अब जब ऊपर आप पहुंच जाएंगे तो दर्शन जब आप करें, तो जब आप शाम को पहुंचेंगे तो एक बार शाम को दर्शन कर लीजिए जाके, और मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग लाइन में लग जाइए, क्योंकि मॉर्निंग में लाइन लंबी होती है, इसलिए मॉर्निंग में लाइन में लग जाइए और मॉर्निंग में आप जरूर दर्शन करिएगा वहां जाके। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जैसे कि जब आप ये ट्रैक करें, सोनप्रयाग से स्टार्ट करें, तो सबसे पहली टिप ये है कि आप अर्ली स्टार्ट करें, अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करें, बिल्कुल भी लेट ना करें। इस बात की बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि 9-10 बजे हम आराम से स्टार्ट करें, आपका आगे का बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रेन का, लैंडस्लाइड का कोई भरोसा नहीं कहाँ फंस जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करिए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे इस ट्रैक को। दूसरी चीज़, वाटर बॉटल, पानी अपने साथ जरूर कैरी करें, कुछ कैरी करें या ना करें, लेकिन पानी आप जरूर कैरी करें, क्योंकि आपको पानी पीते रहना है बीच बीच में ट्रैकिंग करते समय, नहीं तो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी विदाउट वाटर। डिहाइड्रेशन आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया, क्योंकि वहां पर आपको फील ही नहीं होगी, प्यास प्यास ही नहीं लगेगी आपको। तो पानी हर 1-1.5 किलोमीटर में आपको पीना है, थोड़ा थोड़ा पीना है, लेकिन पीते हुए ही ट्रैकिंग करनी है। तीसरी चीज, वहां पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, सब कुछ इतना ज़्यादा होता है, तो लोग क्या करते हैं, पन्नी वगैरह बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें वहाँ पर, एक तो धाम है, वो पवित्र जगह है, दूसरी चीज़ हमें नेचर का रेस्पेक्ट भी करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये मैंने एक ओवरऑल पूरा वीडियो सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक का आपको डिटेल्ड जानकारी दी, अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ पूरा शेयर किया।
मैंने लास्ट वीडियो में ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का पूरा वीडियो जो इन्फॉर्मेशन थी, मेरा एक्सपीरियंस था, उन्हें शेयर किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।